हाय, कैसे हो बच्चे लोग। मैं नवनीत भाटिया आ चुकी हूँ आप सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके कंपनी लॉ का रैपिड रिवीजन एंड एमसीक्यू के लिए, दैट इज शेयर कैपिटल जी। इस चैप्टर से ज्यादा बड़ा और इंपॉर्टेंट चैप्टर तो कुछ भी नहीं हो सकता है मैम। इसका वेटेज आराम से एग्जाम में 15 से 20 नंबर तक का हो सकता है, बिकॉज इट इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट ई। इसमें आप स्टार्ट करते हो बेसिक कैपिटल से, अबाउट इक्विटी, प्रेफरेंस, फॉलोड बाय प्रोस्पेक्टस, शेल्फ, रेड हेरिंग, अब्रिज से लेके बातें जाती है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज एंड तरह तरह के आपके इश्यूज, राइट इश्यू, बोनस इश्यू वाले इश्यू, एंड आप फिर उसके बाद करते हो मार्केट से बायबैक जैसी चीजें। एंड ऑफ कोर्स once the share securities are in the primary market, you then go to the secondary market, जिसमें आप बात करते हो about transfer and transmission. So within 30 minutes मैं आपको कराने वाली हूँ रैपिड रिवीजन। मेरे संग जुड़े रहिएगा आखिर तक। कोई मन में सवाल हो तो जरूर से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ऑलराइट, बिना देरी के अपन स्टार्ट करते हैं। मैम बताओ क्या करने वाले हैं हम इसमें? बड़े सारे एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू आप सबके स्क्रीन पर। ABC Private Limited issues 35,000 shares of ₹10 each। ठीक है भैया, अगर मैं आपसे बात करूं कि इन्होंने कितनी कैपिटल इशू करी है, ये देखिए इन्होंने कैपिटल इशू कर दी है 35,000 इंटू 10 रुपए, यानी 35,000 इंटू 10 रुपीज, 3.5 लाख रुपए का इशू कर दिया है। ओ माय गॉड, ठीक है, ये इशूड कैपिटल है। नाउ द टोटल रजिस्टर्ड कैपिटल, दैट इज, अगर मैं अदर वर्ड्स में कहूं तो टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल इज 2.5 लाख। ओ माय गॉड, ये तो मैम मोए सिचुएशन हो गया। एग्जैक्टली, ये तो ऑथराइज्ड कैपिटल कम है। मैम एक बार आप क्विक रिवीजन करा सकती हो? बताओ जी किस चीज का? मैम हमें एक बार ऑर्डर रिवाइज करा दो। देखो यार, एज पर कंपनी लॉ वी हैव सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल जो एमओए में लिखी होती है। ठीक है, एक एक एमसीक्यू में एक एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे। ऑथराइज के बाद आप मार्केट में निकालते हो इश्यूड कैपिटल, जिसे लोग करते हैं सब्सक्राइब। सब्सक्राइब के बाद ये होता है कॉल्ड अप, एंड कॉल्ड अप के बाद ऑब्वियसली होता है पेड अप। ठीक है, ये ऑर्डर रहता है। सो दैट मींस ऑथराइज इज द मैक्सिमम कैपिटल जो आप इशू कर सकते हो। इससे ज्यादा तो आप इशू ही नहीं कर सकते। अब आपने कर कितना दिया है भाई साहब? औकात से बाहर जाके 3.5 लाख के हिसाब से इशू कर दिया है। सो ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। एंड कैन एबीसी लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड इशू सच काइंड ऑफ शेयर्स? नॉट करेक्ट। कह रहे हैं मैम बिल्कुल सही बात कह रहे हो, दिस इज नॉट जस्टिफाइड, हम कर ही नहीं सकते। ये एब्सोल्युटली लवली, सही है, ये सॉर्टेड है। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं आपके संग। आपने कहा मैम बढ़ो आगे बढ़ो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इफ अ कंपनी अंडरगोज इनटू द प्रोसेसिंग ऑफ वाइंडिंग अप, ठीक है, वाइंडिंग अप हो रहा है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट हियरार्की ऑफ द पेमेंट फॉर द ड्यूज? ठीक है भैया, वाइंडिंग अप हो रहा है और लास्ट में पेमेंट पूछ रहे हैं किस प्रकार से होने वाला है। आपने कहा मैम देखो, सबसे पहले तो बिना देखे, ये ऑप्शंस भी मत देखो, मैं तो कहती हूँ सबसे पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आपके पे होंगे। ठीक है, फॉलोड बाय दैट, और हाँ अगर इंप्लॉइज हैं तो इंप्लॉइज की सैलरी ड्यू वगैरह जो होगी, वेजेस वगैरह, वो भी साथ ही पे होगा। फॉलोड बाय दैट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे होंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे होंगे, और सबसे लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर पे होंगे। ठीक है, करेक्ट है अपने को, हाँ या ना? आपने कहा मैम बिल्कुल। तो इसी ऑर्डर को चेक कर लेते हैं, ढूंढ लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है, इक्विटी, प्रेफरेंस और क्रेडिटर। तो मैम सबसे पहला होगा बी, फिर होगा सी, और लास्ट में होगा ए। करेक्ट? अब ऑप्शन ढूंढ लो। बीसीए कह रहे हैं, जरा बीसीए, ये हो गया हमारा सही उत्तर। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका ऐसे स्पेसिफिकली शेयर कैपिटल से नहीं है, बट हाँ क्योंकि प्रेफरेंस और इक्विटी का बहुत ज्यादा जिक्र आता है, इसलिए ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछना बिल्कुल जस्टिफाइड है। सही है? अरे बोलो ना। कह रहे मैम बोल दिया, हमने कह दिया, हमें समझ में आ गया। What is the maximum period for repayment of redeemable preference shares? आइए जी चर्चा कर लेते हैं सेक्शन 43 एंड साथ में सेक्शन 55 जो बात करता है इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। करेक्ट है? कह रहे हैं हाँ मैम।
आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू करना चाहो बेधड़क कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कह रहे हैं मैम एट प्रीमियम इशू करा जा सकता है, ऑब्वियसली यस। एट डिस्काउंट इशू किया जा सकता है, ऑन फेस वैल्यू नो मैम नॉट पॉसिबल एट ऑल, इट इज प्रोहिबिटेड, राइट। आप मैक्सिमम कितने साल के लिए इशू कर सकते हो? मैक्सिमम इशू आप कर सकते हो फॉर, यहां पे मैं आपके संग जिक्र करना चाहूंगी डिटेल में थोड़ा सा, 20 इयर्स का मैक्सिमम पीरियड। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन बच्चे, ठीक है। एंड किसी को ध्यान, जल्दी बताओ किसी को ध्यान, तुम में से किसी को ध्यान, जैसे भी बोल रही हूँ कि आपको ये याद आता है, कह रहे हाँ मैम, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के केस में दिस पीरियड इज 30 इयर्स, ठीक है। कितने साल का समय है आपका? 30 साल का समय है, 30 इयर्स का टाइम है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, बिकॉज देखो यार इनके प्रोजेक्ट्स बड़े होते हैं, so that is why they allow 30 years का time. However, in normal companies, the maximum period is 20 years, right? मैं लगे हाथ एक बात और बता देती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा आपको रिवीजन करा रही हूँ, ठीक है ना। इन केस ऑफ अगर यही बात डिवेंचर की पूछी जाती है ना, सिक्योर डिवेंचर्स की, अंडर सेक्शन 71, इसका चैप्टर ही अलग है, आपका डेट वाला है ना, डेट। सो इस केस में आपका मैक्सिमम पीरियड 10 इयर्स है और इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में वही 30 इयर्स है, राइट। ये डिवेंचर्स की कहानी थी। यहां हमसे सवाल किस पे है? प्रेफरेंस पे। नॉर्मल टाइम अगर बात करें रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स की, अब तो रिडीमेबल ही होते हैं, रिडीमेबल तो होते ही नहीं है। द टाइम पीरियड इज 20 इयर्स, ठीक है। एग्जाम के हिसाब से ये काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है। सही है, बोलो ना। कह रहे मैम सही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, ये डिफिकल्ट सवाल हो सकता है, लेवल डिफिकल्ट, क्योंकि जैसे ही पेनल्टी या सेक्शंस आ जाते हैं, मैं मान के चलती हूँ आपके लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, राइट। एज पर सेक्शन 60, आपका मेन सेक्शन 60, अगर आपने पब्लिकेशन वगैरह नहीं करा, मेरी बात सुनिएगा, सेक्शन 60 कहता क्या है, पहले तो ये बात समझ लेते हैं, ठीक है। सेक्शन 60 से मेरे संग हिंदी में रिपीट करना, जहां जहां ऑथराइज कैपिटल छपेगी, ठीक है, वहां साथ में सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल भी छपेगी, ठीक है। ये कहता है सेक्शन 60। बोले तो बीच की जो यहाँ पे बीच में 2 पॉइंट्स और आते, देखो यहाँ इशूड कैपिटल आता, ठीक है, यहाँ कॉल्ड अप कैपिटल आता, इन दोनों को नहीं पब्लिश करना, राइट, तो इनको काट देते हैं यहाँ पे ऐसे लिख के। ऑथराइज्ड आपकी सब्सक्राइब्ड और पेड अप, ये कैपिटल जहां जहां ऑथराइज छपेगी वहां न्यूज़पेपर में, बिल बोर्ड्स पे, साइन बोर्ड्स पे, ग्लो बोर्ड्स पे, पेपर्स में, वेबसाइट पे, वहां सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल भी छपेगी। और अगर आप ऐसे नहीं करते हो, इफ देयर इज अ डिफॉल्ट इन दिस, सो व्हाट इज द पेनल्टी इन दैट केस? द पेनल्टी इज ऑन एवरी ऑफिसर इन डिफॉल्ट शैल पे ₹5,000 फॉर ईच सच डिफॉल्ट। ये इसलिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज पहली बात तो ये, आप कई बार मोस्टली सेक्शन 60 नहीं पढ़ते, राइट। आप सेक्शन 60 पढ़ भी लिया, ये बहुत मुश्किल से याद हुआ, ऑल्टरनेट स्टेप कौन से वाले पब्लिश होने हैं, मैंने आपको ट्रिक बता दी है, राइट। तो you forget the penalty, ठीक है। So that is why, see, penalty is not difficult, but keeping that in mind is a difficult thing, है ना। So that is why this question is a good level question and इसका penalty ये कह रहे हैं मैम, चलो कुछ नहीं तो ये तो याद हो ही जाएगा, exactly, ठीक है। बोलो हाँ या ना, समझ में आया ना? ओके मैम, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं मैम भर जाओ। सेक्शन 35 ऑफ द कंपनी डील्स विद, अगर मैं टेक्निकली बात करूं बेटा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट बोथ एमसीक्यू वाइज एज ऑल्सो, प्लस मेरे नजर में तो ये डिस्क्रिप्टिव वाइज काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज 3 सेक्शन साथ में आते हैं, 34, 35 और 36। कह रहे आते ही होंगे साथ में, अरे नंबर वाइज नहीं कह रहे हैं नालायकों। 34 का मतलब है प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड क्रिमिनल लायबिलिटी, ठीक है। 35 का मतलब है आपका सिविल लायबिलिटी। मैम किन केसेस में? जब आपने प्रोस्पेक्टस में कुछ झूठ बोल दिया है, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डाल दिया, तो 2 तरीके की पेनल्टी अट्रैक्ट होती है, क्रिमिनल भी और सिविल भी। क्रिमिनल में आपको ऑफ कोर्स अंडर सेक्शन 447 पेनल्टी लगती है, पनिशमेंट जेल वेल तक हो जाती है। सिविल लायबिलिटी में ये है कि आपने जो भी नुकसान पहुंचाया है शेयर होल्डर्स को अपने झूठ की वजह से, और उन्होंने आपके प्रोस्पेक्टस में विश्वास कर लिया गलती से, उनके ऊपर लायबिलिटी लगेगी, मतलब कंपनी के ऊपर है, आप उनको कंपनसेशन दोगे। सो 35 टॉक्स अबाउट सिविल लायबिलिटी, इट्स लाइक क्रिमिनल देन सिविल
एंड 36 इज फॉर द आउटसाइडर्स लाइक बैंकर, अंडरराइटर्स, ये सब झूठ बोल रहे हैं जैसे ब्रोकर्स, ये भी अगर मिले हुए हैं तो इनको भी सजा मिलेगी। सो सेक्शन 35 आपसे पूछा है इन्होंने क्लियरली। सेक्शन 35 टॉक्स अबाउट सिविल लायबिलिटी फॉर द मिसस्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट पोर्शन, मैंने इसलिए जानबूझ के आपको क्वेश्चन दिया है ताकि यू कैन गो थ्रू दीज सेक्शंस वंस एटलीस्ट बिफोर एग्जाम। ठीक है, ऑलराइट, आगे बढ़ते हुए बिना देरी के अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कह रहे हैं। RAM Limited issues shares at discount of ₹4 to its creditors। भैया ठीक है, अपने क्रेडिटर्स को डिस्काउंट दे दिया है ऑन द शेयर्स, ओ माय गॉड, अंडर डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम। ओके ठीक है, सम ऑफ द शेयर होल्डर्स, कैपिटल कर देते हैं सर, argue about the same and they want to file an application in NCLT. Whether RAM Limited action is tenable, is the suit maintainable? तो सवाल ये है कौन सही है। अगर आप इसका सेक्शन आइडेंटिफाई करो तो ये अब आपका सेक्शन उठ के पूछा गया है अबाउट सेक्शन 53 एंड उसका एक एक्सेप्शन और है 54। मैं तो रिवाइज करा रही हूँ। 53 टेक्निकली इश्यू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट प्रोहिबिट करता है, और सिर्फ प्रोहिबिट नहीं करता, पनिशेबल करता है। करेक्ट है, काफी अच्छी पेनल्टी है। ठीक है, however there is an exception, in fact there are two exceptions। एक एक्सेप्शन सेक्शन 53 में ही दिया हुआ है जो एज पर वन ऑफ द अमेंडमेंट्स आया है कि अगर कंपनी अपने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं कर पा रही, डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम करना पड़ रहा है, यानी पूरा आपकी कंपनी का डेट हिलाया जा रहा है, चेंज करा जा रहा है, उस केस में कहीं ना कहीं जब आप पेमेंट करते हो तो प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, आप शेयर्स उनको एट डिस्काउंट दे सकते हो। इट इज अलाउड अंडर डेट रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम। इट्स ऑल्सो नोन एज स्टैट्यूटरी रेजोल्यूशन प्लान, जिसमें आरबीआई या बैंकिंग एक्ट वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। ये क्रेडिटर्स नॉर्मली बैंक्स वगैरह ही होते हैं जिनका पैसा कंपनी चुका नहीं पा रही। हमने कहा यार पैसे तो चुक नहीं रहे हैं, इनको शेयर्स देने पड़ेंगे और इनको शेयर्स डिस्काउंट पे देना बिल्कुल अलाउड है। दैट्स वन ऑफ द फर्स्ट एक्सेप्शंस ऑफ 53। The second exception is in section 54, which talks about sweat equity shares. Yes, sweat equity shares अगर आप डिस्काउंट पे इशू करते हो, इवन फ्री में इशू करते हो, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। So अगर आपसे कहा जाए whether RAM Action Limited companies is tenable, yes it is tenable. They have issued to the creditors under the exception scheme only. So RAM Action is not tenable, नहीं जी। RAM Action is tenable, yes, as it is an exception to section 53 and 54। शेयर होल्डर्स का सूट ऑब्वियसली टेनेबल मेंटेनेबल नहीं है। इट्स एन इंपॉर्टेंट सेक्शन आई से, राइट? ये तो तैयार होना ही चाहिए। सही है बिडू? आपने कहा मैम ओके, बिना देरी के आगे बढ़ते हैं। When a company having a share capital makes any allotment, ये फॉर्म अगर नहीं आया तो आपने कंपनी लॉ में क्या पढ़ा है रे बाबा? जब भी कोई कंपनी प्राइवेट हो पब्लिक हो, अगर अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज करती है तो उस अलॉटमेंट का जो आरओसी का जो फाइलिंग का फॉर्म है, रिटर्न का, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, राइट, रिटर्न, उसका एक ही फॉर्म है। मैं मस्त याद करा दूं आपको, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट में कितने वर्ड्स हैं? आपने कहा मैम टोटल 3 वर्ड्स हैं, करेक्ट है? आपने कहा मैम इसका फॉर्म नंबर क्या है? 3, पास 3। प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज इसका फुल फॉर्म होता है। 3 वर्ड्स है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, 30 डेज में फाइल करना है, 3 अगेन, राइट? सो पास 3। रन ऑब्वियसली इसके लिए नहीं है, नाम के लिए है, और ये तो बिल्कुल ही अलग फॉर्म होता है। सही है? सो द करेक्ट आंसर इज पास 3। दिस इज वन फॉर्म यू ऑल शुड नो अबाउट। ठीक है, बोलो हाँ या ना? कह रहे मैम ओके ओके, डन। नेक्स्ट, हु इज द प्रॉपर अथॉरिटी टू अलॉट सिक्योरिटीज? ये मैंने आपको तंग करने के लिए क्वेश्चन दिया है। तंग करो बच्चों को आसान सवाल पूछ के। कह रहे मैम ऐसा क्यों कर रही हो हमारे साथ? हम बता देंगे सिक्योरिटी कौन अलॉट करती है। स्टेक होल्डर कमेटी नहीं मैम, ये तो उन लोगों की समस्याएं सुनती है। विगल मैकेनिज्म कमेटी का काम ही नहीं है। ऑडिट कमेटी तो ऑडिट वगैरह के लिए, ऑडिटर्स के लिए होती है। तो मैम बचाई क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कह रहे मैम इसमें मुश्किल क्या था? मुश्किल नहीं था, कई बार आप आसान सवालों में ही तो उलझ जाते हो। जिंदगी की बड़ी से बड़ी परेशानियां झेल लेते हो, पर आसान सी बात आपको समझ नहीं आती। कह रहे अरे मैम शेरो शायरी भी कर लेती हो आप। हाँ आ जाओ, ये है आपकी बातें। सही है? आपने कहा मैम सही है।
सॉर्टेड सॉर्टेड। आगे बढ़ो। व्हेन कैपिटल इज, कह रहे हैं मैम हलवा क्वेश्चन, हम तो कह रहे हैं मैम ये मैगी क्वेश्चन ले आई हो क्या आप हमारे लिए, मैगी क्वेश्चन, इजी पीजी क्वेश्चन, ठीक है। क्या हुआ मैम इस क्वेश्चन में, सिंपल है, व्हेन कैपिटल इज रेज्ड फ्रॉम पब्लिक एट लार्ज it's called as public offer. Yes ma'am. Private placement, no ma'am, that's under section 42 and it is raised from maximum, jaldi batao, 200 people, right? Security market obviously nahi. What is it called as? Public offer. इसी बात पे जवाब दे दो, पब्लिक ऑफर आर ऑफ टू टाइप्स, कौन कौन से, तुम कैसे जवाब दोगे, है ना, आईपीओ, एफपीओ। जो पहली बार इनिशियली निकाला जाए दैट्स आईपीओ, जो बाद में होता रहे वो फर्दर पब्लिक ऑफर, ठीक है। ये सिर्फ कौन सी कंपनीज निकाल सकती है मैम, सवाल पे सवाल, पब्लिक कंपनीज निकाल सकती है, प्राइवेट कंपनीज पब्लिक इश्यू नहीं कर सकती। सही है बड़ू, सही है मैम, सही है। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने इसके ना जानबूझ के ऑप्शंस ऐसे बनाए हैं, ठीक है, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। दिस इज एक्चुअली अबाउट सेक्शन 23, ठीक है। आपने कहा मैम प्राइवेट कंपनीज कैसे इशू करती हैं सिक्योरिटीज, कायदे की अगर मैं आपसे बात करूं ना तो इसके ऑप्शन स्लाइटली गलत है, बट नाउ यू आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड दैट अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको फिर बेस्ट आउट ऑफ जो भी ऑप्शंस अवेलेबल है उसमें से सिलेक्ट करना पड़ेगा। मैम प्राइवेट कंपनी अंडर सेक्शन 23 अगर हम बात करें, देयर आर 3 ways of issuing securities, which is A, private placement, B, right issue and C, bonus issue, ठीक है। पब्लिक कंपनी में बस एक तरीका और जुड़ जाता है, that is public offer, right? However, you need to understand now, if all of these 4 options are given, private, prospectus, right and bonus, and they have not given any further options, ठीक है। So private भी सही है, right भी सही है और bonus भी सही है, यही तो गलत है, बस करेक्ट है। पर आपने कहा मैम इसमें कोई और ऑप्शन तो है नहीं कि एसीडी जिसमें हम सेलेक्ट कर लें, एग्जैक्टली। नाउ वी हैव टू सिलेक्ट वन ऑप्शन, वी कैन नॉट सर्कल ऑल बिकॉज वो गलत हो जाएगा एग्जाम के हिसाब से। मैम तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या चुने, बेस्ट ऑप्शन राइट इशू और बोनस इशू तो आप एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देते हो, राइट, एग्जिस्टिंग को। अगर नए की बात करी जाए तो वो अब नॉर्मली प्राइवेट प्लेसमेंट में जाते हैं, ठीक है, लोग जैसे बढ़ाने हैं आपको। सो द बेस्ट आंसर आउट ऑफ द वर्स्ट will be private placement। मैंने आपको ये क्वेश्चन विद द पर्पस ऑफ नॉलेज नहीं दिया है, ये ऐसा क्वेश्चन दिया है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें कई ऑप्शन सही है बट ऑप्शन में आप मल्टीपल चुन नहीं सकते हो, लाइक ऑप्शंस के ऑप्शंस नहीं है, देन यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन एंड सिलेक्ट द बेस्ट, ठीक है। कह रहे हैं ठीक है मैम, ये प्रैक्टिस करने का भी तरीका सही है, एग्जैक्टली, ओके मैम। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन, आगे बढ़े। फॉलोइंग मैटर्स आर स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। मैम कौन से सेक्शन की बात हो रही है, सेक्शन 26 की बात हो रही है, ठीक है। अलग अलग सेक्शनों से अलग अलग क्वेश्चंस। टेक द इंफॉर्मेशन व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस। आपने कहा मैम जनरल इंफॉर्मेशन कंपनी की होती है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स होती है, बैलेंस शीट वगैरह, स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन जो गवर्नमेंट ने कहा है या सेबी ने कहा है वो होगी। एनी एक्सपर्ट स्टेटमेंट who is not engaged or who is not interested in the promotion or formation of the company। यार ऐसे एक्सपर्ट को क्यों इंक्लूड करोगे, वो एक्सपर्ट इंक्लूड किया जाता है अंडर सेक्शन 26 सब सेक्शन 5 जिसने अपनी ओपिनियन प्रेजेंट करी है। अदरवाइज क्यों इंगेज, जो इंटरेस्टेड ही नहीं है उसका इंफॉर्मेशन तो ही ना करोगे। कह रहे मैम ये तो आसान हो गया, यानी करेक्ट आंसर है ये, एनी एक्सपर्ट स्टेटमेंट वाली बात, ये है एक्सेप्शन इसका आंसर, ठीक है। सेक्शन 26 एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा, इसलिए नहीं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिकॉज आप पढ़ते नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट ये आ गया सेक्शन 26 की बात है। नो प्रोस्पेक्टस शैल बी वैलिड इफ इट इज इशूड मोर देन डैश डेज, यानी अगर आरओसी पे जो आपने फाइल किया है प्रोस्पेक्टस इनिशियली, ठीक है, उसके कितने दिन के भीतर यू हैव टू इशू दैट प्रोस्पेक्टस इन मार्केट। आपको वो प्रोस्पेक्टस मार्केट में कितने दिन निकालना है। ये तो आंसर वैसा है जो आता है सो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। द करेक्ट आंसर इज, बता सकते हो क्या मैम, हमें तो याद नहीं है। मैम हमें याद है, इट्स 90 डेज एग्जैक्टली। अरे यार कहाँ बग गए, आगे आज ये रहा 90 डेज, ठीक है। दिस कैन बी एन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन,
इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एमसीक्यू, क्योंकि अदरवाइज तो कैसे पूछेंगे ना इस टाइप की बातें. सो दिस कैन कम इन एग्जाम. Cool, cameraman, cool. Next, चैप्टर 1 से घसीट के लाई हूं एक क्वेश्चन जो ऑफ कोर्स आपके शेयर कैपिटल में भी आता है. ध्यान से सुनिएगा, डॉक्ट्रिन्स पे सवाल है. Once the funds are raised through prospectus, principle of dash comes into play. मुझे एक बात बताना, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिख दिए, ठीक है, जो इसको मैं आपको नजरिया दे रही हूं, ठीक है, और ये चुड़ैल क्वेश्चन है. चुड़ैल क्वेश्चन का मतलब है 4 चुड़ैल क्वेश्चन, यानी ये एग्जाम में आपके लिए फंस सकता है. आप ये कॉन्सेप्ट शायद कनेक्ट ना कर पाओ, इसलिए कह रहे मैम लेवल तो इस क्वेश्चन का वेरी हाई है. ठीक, आपने कहा ना, मान लीजिए ऑब्जेक्ट्स आए, आपने कहा हाँ जी, वो आपके बियॉन्ड एमओए हो गए, या लेट से आपने जो ऑब्जेक्ट्स प्रोस्पेक्टस में लिखे थे वो विद इन एमओए था, बट आपने उनको भी ब्रीच कर दिया है. अगर आप उस पैसे का ऐसा मिस यूटिलाइजेशन करते हो, कौन सा डॉक्ट्रिन लगेगा? इफ यू आर ट्राइंग टू ब्रीच द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एमओए और द प्रोस्पेक्टस, आप मुझे बताना कौन सा डॉक्ट्रिन लगेगा. कह रहे हैं मैम ये तो अल्ट्रा वायर्ड लगेगा, बियॉन्ड द पावर ऑफ. एग्जैक्टली, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंट्रा वायर्स, आउटडोर मैनेजमेंट जैसी कोई बात ही नहीं लगेगी, ऑब्वियस बात है. यहाँ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है? कुछ नहीं, यहाँ है अल्ट्रा वायर. अगर आप दिमाग में रखना, प्रोस्पेक्टस में जो ऑब्जेक्ट्स लिखे हैं ये अगर आपने ब्रीच करने की कोशिश की, इट विल बी अल्ट्रा वायर्स. सॉर्टेड? करेक्ट है? कह रहे मैम करेक्ट है. इससे बच के रहना, 13 नंबर क्वेश्चन कहीं आपको डरा ना दे. ठीक है, नेक्स्ट आसान क्वेश्चन. वेयर डैश इज फाइल्ड एवरी टाइम एन ऑफर ऑफ सिक्योरिटी इज मेड, सच मेमोरेंडम टुगेदर विद द शेल्फ प्रोस्पेक्टस shall be deemed to be the prospectus. सेक्शन 31, शेल्फ प्रोस्पेक्टस की बातचीत. शेल्फ प्रोस्पेक्टस 2 चीजों से बनता है मेरे बच्चों. शेल्फ फर्स्ट टाइम जो इशू किया, प्लस इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. सब्सिक्वेंट इश्यूज के लिए ये जाता है. शेल्फ की बात ध्यान है ना, शेल्फ का पर्पस है एक बार इश्यू करो, मल्टीपल टाइम्स पैसा रेज कर सकते हो आप विद इन अ ईयर, राइट? सो इट द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. सेक्शन ध्यान रखिएगा शेल्फ का 31. आई होप आपको ये ध्यान रहेगा. फॉर्म नंबर भी बता दूं, लगे हाथ 2 वर्ड्स है, दूसरे नंबर का फॉर्म है पास 2. ठीक है, आ जाओ कभी हमसे भी पढ़ने आ जाओ, देखो कैसे आसानी से बातें याद हो जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट शेल्फ और रेड हेरिंग का सेक्शन पूछा है. मैंने अभी आपको हिंट दिया पिछले क्वेश्चन में. शेल्फ का सेक्शन 31 है, ठीक है, और रेड हेरिंग का सेक्शन 32 है. तो आप कंफ्यूज हो सकते हो 31, 32 या 32. 31, 32. ठीक है, अगर आपको सेक्शंस आते हैं तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, वरना गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट. ओ माय गॉड, कह रहे हैं मैम ये तो टफ हो गया क्वेश्चन हमारे लिए कहीं ना कहीं. क्या हो गया मेरे बच्चों, जल्दी से बताओ. मैम फाइन पूछ रहे हो आप, तो ये तो करवा क्वेश्चन है. बिल्कुल, सेक्शन 40 की बात. मैम सेक्शन 39 और 40 क्लोजली रिलेटेड सेक्शंस हैं, एंड इसमें आपकी अंडरराइटिंग कमीशन की भी बात है, प्लस इसके अलावा आपका सेबी से रिलेटेड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टिंग की भी बात है. भाई साहब अगर आपने उसमें कुछ भी कंप्लायंसेस में डिफॉल्ट किया, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन नहीं ली, एंड आपने कहीं ना कहीं प्रोस्पेक्टस निकाल दिया और पैसे रेज कर लिए, तो द पॉइंट इज देयर इज पेनल्टी, एंड द पेनल्टी इज वेरी हेफ्टी. मैं आपको बता दूं, बिकॉज दिस इज अ टिपिकल सेक्शन फॉर कंपनीज. कह रहे हैं मैम इसमें पेनल्टी कितनी है? द कंपनी हैज द पेनल्टी ऑफ 5 लाख रुपीज टू मैक्सिमम 50 लाख. So the minimum penalty is 5 lakh. The maximum penalty is 50 lakh, which becomes obviously a tricky question. क्योंकि आप सेक्शन 40 तक पहुंच भी जाओ, पेनल्टी तक हम फाइनल जो आपसे बात करिए आप रह जाते हो. So be aware of this. There might be 1 or 2 questions on based on MCQs. ठीक है, क्लियर है आपने को? कह रहे मैम सही है, बढ़ते जाओ. नेक्स्ट, द रेट ऑफ कमीशन सेक्शन 40C की बात लाई हूं मैं. ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड एग्जाम के हिसाब से ये डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है. देयर कैन बी ऑन MCQ एज वेल एज एन डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, आपने कहा मैम बताओ क्या है. द रेट ऑफ कमीशन अंडर राइटर्स को आप मैक्सिमम कितना दे सकते हो? इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. इन केस ऑफ शेयर्स it is 5% of the issue price,
इन केस ऑफ डिवेंचर्स, अगर आप डिवेंचर्स के केस में अंडरराइटर हायर कर रहे हो, it is 2.5% of the issue price. एंड अंडरराइटर की डिटेल्स, अंडरराइटिंग कमीशन के डिटेल्स आपके प्रोस्पेक्टस में जाने चाहिए। आपने कहा मैम ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज, बिकॉज शेयर्स के लिए पूछा है मेरे ख्याल से, यस दिस इज आस्क्ड फॉर शेयर्स। शेयर्स के लिए इट इज 5%, 2.5% आप देखो ऑप्शन में दिया हुआ है, 2.5% इज फॉर डिवेंचर्स। देयर कैन बी अ कैलकुलेशन क्वेश्चन ऑल्सो। अगर इसमें एओए में कोई फिगर लिख दिया है विच इज लेस, ठीक है, तो लेस वाला लिया जाएगा। आप हायर फिगर मोर देन 5 या 2.5 एज द केस में भी ले भी नहीं सकते, ठीक है। सो आइदर यू राइट लेस इन द एओए और कीप टेक दिस कंपनी लॉ वाला, ईदर केस, बट नॉट हायर देन दिस परसेंटेज, ठीक है। आपने कहा ओके मैम। आगे बढ़ते हुए बड़े चलो बड़े चलो। अब मेमोरेंडम, ये डेफिनेशन है एज इट इज जो उठाई गई है। अ मेमोरेंडम कंटेनिंग सच salient features of the prospectus as may be specified by SEBI for and making regulations। कह रहे हैं मैम salient features किसमें होते हैं? salient features होते हैं abridged prospectus में। मैम abridged का मतलब क्या होता है? हमें तो ये बात का मतलब भी नहीं पता। मैं आपको बता दूं, shelf is 31, they are one of my favorite sections, red herring is 32, abridged is 33। Abridged is not any category of prospectus, it's basically a summary। क्योंकि यार आदमी 700-800 पेज का प्रोस्पेक्टस तो पढ़ने नहीं बैठेगा ना, उसको ऑब्वियसली समरी टाइप का चाहिए जिसको पैसा इन्वेस्ट करना है, फटाफट उसने कहीं ना कहीं पैसे लगाने हैं, राइट। ही जस्ट वांट्स टू नो द बेसिक डिटेल्स ऑफ द इशू। सो दैट इज कॉल्ड एज abridged prospectus, and abridged prospectus is mandatory in most of the cases कि शेल्फ के संग भी, रेड हेरिंग के संग भी एक abridged बनेगा जो लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म के संग दिया जाता है पढ़ने के लिए। बिकॉज आदमी कितना पढ़ेगा ना, हर आदमी को तो पूरा डिटेल नहीं पढ़ना, दैट इज व्हाई। सो अगर सैलिएंट वर्ड आ जाए आप समझ जाना वी आर टॉकिंग अबाउट abridged prospectus, ठीक है। ग्रेट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट ऑफ सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। मैं आपको एक मस्त बात बता दूं, इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट्स का टाइम हमेशा ही 2 मंथ्स है या 60 डेज आपके लिए। But now you have to be careful। अगर आप सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं तो 2 मंथ्स फ्रॉम द इनकॉर्पोरेशन होता है। अगर यही बात आपकी इश्यू आफ्टरवर्ड्स की बात होती तो ये आपका 2 मंथ्स फ्रॉम अलॉटमेंट होता। सो आप देखो इन्होंने 2 मंथ्स की 2 बातें दी है, ठीक है। 3 मंथ तो वैसे ही बाहर है, 1 मंथ बाहर है, ये तो ट्रांसफर के केस में लगता है, राइट। 2 मंथ्स की अब हमें आंसर चेक करना होगा। इज इट इनकॉर्पोरेशन? यस मैम। फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट? नो मैम, बिकॉज ये सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम है इसलिए इनकॉर्पोरेशन से ले रहे हैं। अगर यही लोग आपके बाद में आते तो फिर अलॉटमेंट से लेते। सो द करेक्ट आंसर इज ऑब्वियसली ए। सही है, बोलो हाँ या ना। कह रहे हैं मैम सही है। आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हुए कह रहे हैं मैम चले चलो चले चलो। अच्छा सवाल है, ठीक है। इट बिलोंग्स टू सेक्शन 39। द अमाउंट पेबल फॉर द एप्लीकेशन ऑन एवरी सिक्योरिटी, जो आप एग्जाम में भरते हो, सॉरी अकाउंट्स में करते थे ना, मिनिमम एप्लीकेशन मनी आ गया, आप एंट्री पास किया करते थे इसके लिए। अब तो खैर मैं आपको बताऊं ये सब बातें बहुत रह नहीं गई, अब तो ऑलमोस्ट सारा ही पैसा, ठीक है, बिकॉज डिमांड इज एक्सट्रीमली हाई, सप्लाई इज वेरी लो, राइट, ऑफ द कंपनी शेयर्स। तो सब लोग पूरा ही पैसा भेजते हैं। अगर अलॉट हो गया तो वो कंपनी के पास चला जाता है, नहीं हुआ तो आपके पास हाल रिटर्न हो जाता है। हाउएवर इफ आई एम सेइंग दिस कि यू नो व्हाट यू कॉल एज, आपको एप्लीकेशन मनी एज पर कंपनी को कितना लेना है, प्राइवेट कंपनीज में तो आज भी एप्लीकेबल है। व्हाट इज द एग्जैक्ट परसेंटेज? इट इज 5% ऑफ द फेस वैल्यू कह लो या नॉमिनल अकाउंट कह लो। एग्जाम्पल सुनना, अगर आपका 10 रुपए का फेस वैल्यू है तो 5% हुआ। अगर आप 5 रुपए सोच रहे हो तो बहुत पगला गए हो, ठीक है। 0.5 रुपए यानी 50 पैसा आपको कम से कम एप्लीकेशन में देना पड़ेगा। इससे कम पे कंपनी लॉ बात नहीं करेगी। अगर मैं सेबी की गाइडलाइंस कहूं तो सेबी जो एप्लीकेबिलिटी कहता है वो है 25% ऑफ द इश्यू प्राइस। यानी अगर आपने फेस वैल्यू 10 की रखी पर आपका इश्यू प्राइस लेट से 20 रुपए है तो 25% ऑफ 20 रुपीज आपका कहीं ना कहीं आना चाहिए, 5 रुपए आना चाहिए एप्लीकेशन में। खैर ये बात सेबी की है, मैं उसके डिटेल में नहीं जा रही, मैं तो आपको ये बता रही हूँ 5% वाली बात एज पर
कंपनी। ठीक है मेरे बच्चों, सो दिस इज इट। अगर आपको आंसर्स वेरीफाई करने हैं, ऑलवेज वेलकम है टू आंसर वेरीफाई फ्रॉम हियर। एंड वी डिड शेयर कैपिटल, वी डिड प्रोस्पेक्टस। आई होप आपको मजा आया हो। अगर कोई डाउट्स रह गए हैं, सो यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क मी ऑन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज नवनी भाटिया साइनिंग ऑफ।